दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि H1B वीजा को लेकर जिस प्रकार से अमेरिका में नियम बदले जा रहे हैं, जिस प्रकार से यूएसए का नया प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन परिस्थितियों को एकदम भारत के एंटरप्रेन्योर के लिए, भारत के मेधावी छात्रों के लिए प्रतिकूल बनाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सहयोगी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूर, बहुत दूर, इतने दूर जहां से फिलहाल वापस आना संभव नहीं हो, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बात हम कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति कैसे दिल्ली की सत्ता को प्रभावित करेगी। दर्जन भर सांसद जो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए मुसीबतों का कारण बन सकते हैं, इसके बारे में तह तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शकों को लोकसभा का अंकगणित पता है। इस कदर पता है लोकसभा का अंकगणित कि 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 पायदान पीछे 240 पर अटक गई थी, और जो 240 पर अटकी हुई पार्टी है, उसके लिए डूबते को तिनके के सहारे की तरह एक एक सांसदों की जरूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जरूरत है और उस जरूरत से आगे क्या है, और नीतीश कुमार किस तरह से परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को देखिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पिछले 48 घंटों में पटना में जो कुछ हुआ या बिहार में जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ सामान्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से असामान्य है। हम एक एक कर आपको बताते हैं कि आखिर जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे और जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे, इसके बीच में सच कहां छिपा है, और नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हुए वो सच कितना प्रासंगिक होता जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? ये पूरा मामला शुरू हुआ अमित शाह को एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में जाने और वहां इंटरव्यू देने के बाद से। वहां उनसे पूछा गया, हालांकि आजकल कॉन्क्लेव में जानते ही आपकी गोदी मीडिया के दौर में प्रायोजित सवाल ही होते हैं, तो स्वाभाविक है ये सवाल भी प्रायोजित रहा होगा, हो सकता है। पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार का शिंदेकरण होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, या विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है उसके बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। इस पर अमित शाह का जवाब चौंकाने वाला था। उस जवाब के दो अंश थे, दो हिस्से थे। पहला कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा उचित समय पर, और दूसरा कि इस तरह के सवालों के जवाब ऐसे कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते। अब ये दोनों बातें स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को अंदर तक चोट पहुंचाने वाली थी, और जब नीतीश कुमार को अंदर तक चोट पहुंचाने वाली बात ये थी, तो उसके बाद नीतीश कुमार के ढर्रे में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। लेकिन परिवर्तन जब होता है तो कैसे होता है? जब परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार चुप रहना शुरू कर देते हैं, और आजकल वो चुप हैं भी, बहुत कम बोलते हैं। और जब नीतीश कुमार चुप रहने लगे तो समझ जाइए कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। अब आगे देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उस बैठक में कहा कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो पलट गए। 2 दिन बाद तो दिलीप जायसवाल पलटू राम निकले, और दिलीप जायसवाल ने कह दिया दिल्ली रवाना होने से पहले, दिल्ली में जहां बीजेपी के नेताओं की, बिहार बीजेपी के नेताओं की कोर ग्रुप के साथ बैठक होनी थी, वहां उन्होंने कह दिया दिल्ली रवाना होने से पहले कि नहीं, मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तो हम छोटे लोग हैं, बड़े लोग, पार्टी के बड़े नेता फैसला करेंगे। अब यहां 2 बातें हैं। क्या बिहार में अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि बीजेपी के बड़े नेता फैसला करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला बिहार एनडीए करेगा, और एनडीए को लीड करने वाली पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है वो तय करेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, न कि भारतीय जनता पार्टी, न कि चिराग पासवान की पार्टी, न कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और न कि
जीतन राम मांझी की पार्टी ये तय करेगी और इन चारों पार्टियों का संसदीय बोर्ड कतई तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही हमेशा से होता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अपने विधायक दल की बैठक बुलाता है, अपना नेता चुनता है, वो नेता मुख्यमंत्री बनता है और एनडीए के घटक दल उसे अपना समर्थन पत्र सौंपते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के ऊपर अमित शाह का यह कहा जाना, अमित शाह के द्वारा यह कहा जाना कि भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा, उचित समय पर विचार करेगा, यह नीतीश कुमार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन खड़ा करने वाली स्थिति थी। अलार्म बज गया पटना में कि होना क्या है, तो अलार्म बज गया तो स्वाभाविक है कि लोगों को काम पर लगना था। अब काम पर कैसे लगा गया जरा वो देखिए। दिल्ली में बतौर सांसद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा को, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें बंगला अलॉट हुआ और उस बंगले में गृह प्रवेश था। उस गृह प्रवेश में अमित शाह भी पहुंचे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी उन्होंने बुलाया था, वो नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार वहां पहुंच गए थे। स्वाभाविक है कि जेडीयू के कोई नेता यदि अमित शाह को बुलाएंगे, भाजपा नेताओं के साथ खुलकर गलबहियां करते हुए नजर आएंगे, तो मुखबिर तो पहुंचेंगे ही। लेकिन मैं मुखबिर नहीं कह रहा श्रवण कुमार को, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो पहुंच गए। और जब श्रवण कुमार वहां पहुंच गए तो स्वाभाविक है कि वहां जो बातें हुई होंगी वो नीतीश कुमार तक पहुंच गई। बेहद करीबी है नीतीश कुमार के। अब जरा उसके आगे की परिस्थिति देखिए, ध्यान रखिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सहयोगी पार्टियों के साथ गलबहियां करने वाले और कुछ ज्यादा ही उठक बैठक करने वाले नेताओं पर नीतीश कुमार की नजर कैसे रहती है। याद होगा आपको कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीब होते जा रहे थे। फिर दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उस पद पर नीतीश कुमार खुद काबिज हुए थे। यह दिसंबर 2023 की बात है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सत्ता से रुखसत करने के ठीक एक महीने पहले ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली में हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय झा या ललन सिंह आज यदि भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं तो नीतीश कुमार तो बदल नहीं गए हैं। नीतीश कुमार तो वही नीतीश कुमार हैं जो 2023 में थे, या उसके पहले जो नीतीश कुमार थे, जब एक बार जॉर्ज फर्नांडिस के कथित इशारे पर रघुनाथ झा के नेतृत्व में सांसदों का रिवोल्ट हुआ था 2001 में समता पार्टी में। तब से नीतीश कुमार पार्टी के अंदर की गतिविधियों को लेकर हमेशा चौकन्ने रहते हैं। अब उसके बाद का इवेंट बड़ा चौंकाने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, 100वीं जयंती, और उस जयंती के अवसर पर दिल्ली की कोर ग्रुप की बैठक से भाग लेकर पटना पहुंचे नेताओं के बयान जरा सुनिए। क्या बयान आया गिरिराज सिंह का? गिरिराज सिंह का बयान आया कि नवीन पटनायक की तरह नीतीश कुमार को भी भारत रत्न दिया जाए। नवीन पटनायक के साथ साथ नीतीश कुमार को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को नवीन पटनायक समझ लिया है गिरिराज सिंह ने? जैसे नवीन पटनायक से सत्ता छीनी गई वैसे ही नीतीश कुमार के साथ भी खेला किया जाएगा। अमित शाह के बयान और गिरिराज सिंह के भारत रत्न मांगने के तरीके, जो नवीन पटनायक के साथ जोड़कर भारत रत्न मांगा जा रहा है, जरा इन दोनों को देखिए तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि परिस्थितियां कहां जा रही है। अब उसके आगे उसी दिन का घटनाक्रम में बताता हूं। बिहार के डिप्टी सीएम जो बीजेपी कोटे से हैं, कभी स्पीकर थे तो नीतीश कुमार के साथ विधानसभा में जबरदस्त विवाद हुआ था उनका, विजय सिन्हा, उनका बयान देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अपना सीएम होगा। यह अलग बात है कि बाद में अपने बयान से मुकर गए, जबकि उसकी फुटेज है कि उन्होंने क्या बयान दिया। लेकिन इस बयान ने परिस्थितियों को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। और जब परिस्थितियां आगे बढ़ गई, इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया और उनके परिवारीजनों से मिलकर सांत्वना देने के लिए जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तो न तो उन्होंने संजय झा का इंतजार किया, न ही बिहार में या दिल्ली में उनके साथ चलने वाले दूसरे नेताओं को साथ लिया। वो अकेले आए, बिना किसी राजनीतिक नेता को साथ लिए, और मनमोहन सिंह के परिजनों से मिले और पटना लौट गए। बीच में किन किन से मिले उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह के घर में बताया जाता है कि 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।
अब उसके बाद का घटनाक्रम देखिए किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद के घटनाक्रम को देखने के बाद, और जरा उसके थोड़ा पहले का एक घटनाक्रम उसे भी याद दिलाना जरूरी है कि पटना में इन्वेस्टर मीट हुई, बिजनेस समिट। निवेश आकर्षित करने के लिए भाजपा कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा ने वो इन्वेस्टर समिट कराई थी। मुख्यमंत्री को भी आना था, मुख्यमंत्री नहीं आए। यूं ही कोई पटना में या किसी राज्य की राजधानी में इन्वेस्टर समिट हो और मुख्यमंत्री नहीं आए, क्या यह सामान्य घटना है? और क्या यह सामान्य घटना है कि देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का स्पीकर समिट पटना में हो और उसमें मुख्यमंत्री भी नहीं आए, विपक्ष के नेता भी नहीं आए, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री और सदन के नेता भी नहीं आए, मतलब जेडीयू और आरजेडी की टॉप लीडरशिप एक साथ नदारद हो जाए? अरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब वहां पहुंचे हुए थे, राज्यसभा के उपसभापति पहुंचे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार नदारद। आज की परिस्थिति यह है, आज का घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं कि आज 12:30 बजे तक या 12:45 बजे तक नीतीश कुमार पटना में थे, लेकिन उस समिट का आज दूसरा दिन था, स्पीकर समिट का, नीतीश कुमार नहीं गए। राजभवन में कल चले गए थे वो, और राजभवन जाकर के नीतीश कुमार ने सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात कर ली थी लोकसभा अध्यक्ष से। तो हिमाचली टोपी जो हरे रंग के पट्टे वाली थी, जिसे आमतौर पर सेकुलरवादी राजनीति करने वाले हिमाचल के नेता ज्यादा पहनते हैं, कांग्रेस के लोग ज्यादा पहनते हैं, अन्यथा भाजपा के लोग तो भगवा पट्टे वाली टोपी पहनते हैं, तो वैसी टोपी पहनकर नीतीश कुमार ने मुलाकात की। आमतौर पर नीतीश कुमार हिमाचली टोपी पहनते नहीं है, तो लोगों को समझ में आया कि आखिर वो कौन सा संकेत दे रहे थे। तो ये पूरा घटनाक्रम जब एक साथ चल रहा है, और इसी बीच अभी 2 दिन पहले 18-19 की दरमियानी रात जो घटना हुई है पटना में, ऐसी घटना कि सुरक्षा कर्मियों समेत तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को 2 बंगलों से बाहर निकाल दिया गया, और उन 2 बंगलों में बताया जाता है कि एक से नीतीश कुमार ने एंट्री की, तो दूसरे में तो पहले से ही पूरा लालू परिवार रहता है। और उसके बाद क्या हुआ होगा, किस तरह की मुलाकातें हुई होंगी, इसे कहने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी परिस्थितियां जब आपके सामने आ चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने जुलने से परहेज कर रहे हैं? और जब ये सब चल रहा है, तो इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का स्लिप ऑफ टंग भी होता है। और स्लिप ऑफ टंग जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का होता है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है। दरअसल नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की मंशा भारतीय जनता पार्टी ने पहले से पाल रखी है। तभी वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि 2024 छोड़िए 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, वो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार 2025 में सीएम कैंडिडेट होंगे, ये कहने में उसे दिक्कत हो रही है। इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं, बिटवीन द लाइंस को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, जेडीयू के कैडर समझ रहे हैं कि हालात क्या हैं, और इसी हालात के बीच तमाम सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ को बाहर कर, अगर 2 बंगलों में सिर्फ 2 परिवार के लोग होते हैं और दोनों बंगलों की दीवारें आपस में मिलती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीतिक भूमिका तैयार की गई। और इसी भूमिका को देखते हुए कोई ये कल्पना कर सकता है कि राहुल गांधी पटना गए? राहुल गांधी पटना गए तो लालू यादव से स्पेशली मिलने गए। तेजस्वी यादव से तो उनकी मुलाकात मौर्या होटल में ही हो चुकी थी। और आखिर राहुल गांधी के लालू यादव से मिलने का मतलब क्या था? उन लालू यादव से मिलने का मतलब, जिन लालू यादव ने साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही नीतीश कुमार को खुला निमंत्रण मीडिया के माध्यम से दे दिया था कि वो आए, उनका स्वागत करने के लिए वो तैयार है, दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही है कि जो उनके पापा कहते हैं वो सच होता है। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो लालू यादव से मिलने राहुल गांधी गए। वो राहुल गांधी जो झारखंड चुनाव में रांची गए थे, और एक ही होटल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे, लेकिन राहुल गांधी मिले नहीं थे, वो पटना में लालू यादव से मिलने अगर गए हैं। कुछ तो परिस्थितियां झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बदली है। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र चुनाव के पहले इस विचार की दिखाई दे रही थी कि वैकल्पिक सरकार केंद्र में जब भी बनेगी
तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, जिसे स्वीकार करना है कांग्रेस का नेतृत्व वो आए, अन्यथा मौजूदा सरकार चलती रहे। ये कांग्रेस पार्टी का रुख कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी को ही, जो जायज भी है, सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार का नेतृत्व करना चाहिए, इस रुख में अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि चुनावी नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव कराने वाली संस्था की संवैधानिक भूमिका और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। और इन सवालों के दौर में जब लोकतंत्र कसौटी पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो फिर नीतीश कुमार ने पूर्व में क्या किया या फिर चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व में क्या किया, ये सवाल बहुत बौने हो जाते हैं। बड़े लक्ष्य के सामने ये सब सवाल छोटे हो जाते हैं। और राहुल गांधी उस परिवार के हैं। याद कीजिए, शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, लेकिन सोनिया गांधी ने उस मुद्दे के उठाने के महज 4 महीने के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के साथ सरकार बना ली थी। यूपीए सरकार में शरद पवार को एक सम्मानजनक जगह दी गई थी। रामविलास पासवान के यहां उन्हें गठबंधन सहयोगी बनाने के लिए पैदल चली गई थी सोनिया गांधी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के रुख में जो परिवर्तन जिसकी अपेक्षा की जा रही है, लालू यादव के घर जाना, लालू यादव से मुलाकात करना, किस रूप में अब आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अब बहुत दूर जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत दूर जाते हुए। कई लोग कहेंगे कि अभी बिहार का बजट सेशन है, बजट सेशन तीसरे सप्ताह में बजट पेश होना है, लेकिन इसके पहले 32 पेज की डिमांड नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने रख दी कि इस मद में इतने पैसे चाहिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि यह डिमांड मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के हो, वो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और साथ साथ जब योजना आयोग का जमाना था तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर के इस तरह की डिमांड रखते थे। लेकिन चिट्ठी लिखकर 32 पन्नों की डिमांड मैंने नहीं सुना अब तक। अगर किसी ने सुना हो तो हमारी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखकर करेक्ट करें। मैंने नहीं सुना कि नीतीश कुमार ने बजट के पहले नरेंद्र मोदी सरकार को एनडीए में रहते हुए 32 पन्नों की या एक पन्ने की भी चिट्ठी लिखी हो कि ये पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। ये भी पहली बार है। ये संयोग है या प्रयोग है, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि ये क्या है। तो क्या ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो दिख रहा है, क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहने के लिए कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदेशा है कि आखिर पटना में हो क्या रहा है और नीतीश कुमार इतने कटे कटे से क्यों हैं। भाजपा के साथ जुड़े हुए जिसमें भी भाजपा की सहभागिता है, वैसे किसी भी कार्यक्रम से वो कन्नी क्यों काट रहे हैं? क्या वो अमित शाह के बढ़ते हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर पा रहे? हालांकि कई लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को सीरियसली नहीं लेते, वो कुछ भी बातें बोल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, गठबंधन एक ऐसी चीज है, जब तक चीजें अंतिम रूप से फाइनल ना हो जाए तब तक इस तरह के संकेत दिए जाते हैं कि पूरी पार्टी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। याद कीजिए 99 का वो दौर जब सोनिया गांधी कहा करती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार अपने अंतर विरोधों से जब भी गिरेगी वो अपने उनकी पार्टी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएगी। लेकिन सबने देखा कि उस रुख में परिवर्तन हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी में जयललिता और सोनिया गांधी दोनों मौजूद थे और उसके बाद भी सोनिया गांधी का वही बयान था कि कोई दिलचस्पी नहीं है सरकार को गिराने में, पार्टी को विपक्ष का जनादेश मिला है और हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के बयान पर जाने की जरूरत नहीं है, इस पर भी जाने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव को पार्टी ने लालू यादव के समान अधिकार दे दिए। अगर तेजस्वी यादव भी आज से ही बोलने लगे कि वो नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट है या इस तरह के संकेत देने लगे, तो क्या आपको लगता है सीबीआई और ईडी चुपचाप बैठ जाएगी क्या? अगर तेजस्वी यादव ये ना बोले कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे या अब नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर ये बात ना बोले और सॉफ्ट रवैया अपनाए, तो यही तेजस्वी यादव है ना जिन्होंने कहा था कि ईडी के लोगों से उनका आग्रह है कि क्यों बार बार आते हैं, यहीं पर हमारे घर में एक दफ्तर खोल लीजिए, यहीं पर आप लोग रहिए, जब पूछताछ करना होगा कर लीजिएगा, यहीं पर रहिए, खाइए पीजिए नाश्ता कीजिए। वो तेजस्वी यादव अगर अभी से अपना रवैया स्पष्ट करने लगे तो ईडी और सीबीआई इतनी शांत बैठेगी
ये बात इस देश में शायद ही कोई स्वीकार करे। तो ये तमाम परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही है उससे साफ साफ संकेत मिलता है कि दिल्ली चुनाव का नतीजा आते ही कि दिल्ली में इंडिया अलायंस के घटक दलों को मिलकर के 45 सीटें मिली या नहीं, या इंडिया अलायंस के किसी एक घटक को 45-50 सीटें यानी बहुमत से 10 सीटें ज्यादा मिली या नहीं, ये जैसे ही क्लियर होगा कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिहार का बजट नया वित्त मंत्री पेश करे, बिहार का बजट महागठबंधन के अंतर्गत नीतीश कुमार की सरकार का नया वित्त मंत्री प्रस्तुत करे। इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि कई लोग मुझे आज कह रहे थे कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को निकलने नहीं देगी, अपने क्लच से निकलने नहीं देगी। सवाल यह उठता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ खड़े हुए तकरीबन 110 या 112 विधायक जो दिखाई दे रहे हैं वो अगर तैयार हो जाएं तो क्या कर लेगी बीजेपी? क्या नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने नादान हैं कि 2017, 2022 और 2024 के फॉर्मूले पर चलते हुए, उसी रवायत पर चलते हुए पहले इस्तीफा दें और राज्यपाल के कोर्ट में बॉल को जाने देंगे? जी नहीं। 2013 का भी फॉर्मूला उनके पास है, जब एक झटके में भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। तो देखते जाइए, इस बार राज्यपाल के कोर्ट में नीतीश कुमार बॉल नहीं जाने देंगे और मंत्रियों को बर्खास्त अगर उन्होंने कर दिया भाजपा कोटे के, फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? जो मोदी जी कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, फकीर आदमी हूं झोला उठाकर चल दूंगा, वही स्थिति है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यपाल क्या कर लेंगे? यही कहेंगे कि 2 दिन या 4 दिन के अंदर बहुमत साबित कीजिए। उसके लिए वो पहले से ही तैयार होंगे, और जब उसके लिए वो पहले से ही तैयार होंगे तो फिर मामला बचता कहां है? तो इस तरह की परिस्थितियां जो विद्यमान है बिहार में, और जिस तरह से भाजपा और जदयू के बीच दूरियां साफ दिख रही है, आप सोच सकते हैं, कोई सोच सकता है कि जीतन राम मांझी सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार जो राजनीतिक शिष्टाचार निभाने के मामले में बहुत ही आला दर्जे के नेता माने जाते हैं, तमाम तरह के मतभेदों को भुलाकर चलते हैं, निजी मतभेदों को। शिष्टाचार के मामले में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो पटना में बीमार पड़े, हार्ट अटैक आया उन्हें, नीतीश कुमार नहीं गए हैं देखने। ये सब चीजें इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं मतभेद बहुत गहरे हो चले हैं, इतने गहरे हो चले हैं कि अब नीतीश कुमार का इस गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ना, एनडीए के साथ रहना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगलगीर बनकर चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से धीरे से रुखसत कर दिया जाना, ये तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक क्षमताओं से चूक गए हों। लेकिन क्या हमारे दर्शकों में किसी को लगता है कि राजनीतिक क्षमताओं से वो चूक गए हैं? चूकने वाला व्यक्ति स्पीकर कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं कर सकता, चूकने वाला व्यक्ति इन्वेस्टर समिट को मिस नहीं कर सकता, और राजनीतिक क्षमताओं से चूकने वाला व्यक्ति अकेले दिल्ली जाकर मनमोहन सिंह के परिजनों से नहीं मिल सकता और तमाम मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता, खासकर उस रूप में जब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दिए गए बयान, जो अमित शाह ने बयान दिया संसद के अंदर, उसके बाद की परिस्थितियों में चंपारण की धरती पर जाकर, जी हां, महात्मा गांधी के चंपारण की धरती पर जाकर उस फोटो को सार्वजनिक किया जिसमें बाबा साहब के फोटो का माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर रहे हैं नीतीश कुमार। यह संकेत किसे था? शाह नीति, शाह की चाणक्य नीति पर चाणक्य की धरती से आने वाले नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये सभी जानते हैं। हां, नीतीश कुमार का राजनीतिक मिशन फेल तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय जनता दल ये सोच ले कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप देना है। अगर ये राजद ने मूड बना लिया, अगर ये तेजस्वी यादव ने मूड बना लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, भले ही इस आमने सामने की लड़ाई में राजद बनाम भाजपा में बिहार भाजपा के हवाले ही क्यों न चला जाए, ये अगर सोच लिया राष्ट्रीय जनता दल ने, तब तो कुछ नहीं हो सकता। तब तो नीतीश कुमार के किसी भी राजनीतिक कौशल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब तक लालू यादव हैं तब तक राष्ट्रीय जनता दल ये सोच भी सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। बहुत दिलचस्प मोड़ पर बिहार खड़ा है। कभी भी
ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहिए, कभी भी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।